हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइंड आउट एरर्स। हम मॉडल्स सीख रहे हैं, एरर्स भी सीख रहे हैं और पुरानी एरर्स को भी रिवाइज कर रहे हैं, पुराने रूल्स को। तो पहले हम रूल्स देखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कुड। कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है। जैसे विल की पास्ट फॉर्म हमने सीखा वुड होती है, ऐसे ही कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। जिन चीज़ों के लिए कैन प्रेजेंट में यूज़ होता है, कुड पास्ट में यूज़ होता है। जैसे ये देखिए, जब वह यंग था तो वह तेज़ भाग सकता था, यानी ये उसकी परमानेंट एबिलिटी थी कि वो ये काम कर सकता था और किया करता था। तो व्हेन ही वाज यंग ही कुड रन फास्ट। तो पास्ट में कोई भी आदमी जो किसी काम को बार बार कर सकता था, वो उसकी परमानेंट एबिलिटी थी, तो उसके लिए वी यूज़ कुड। जब वह तेज़ भागा। अब ये एक दिन की बात है कि वह तेज़ भागा लेकिन बस को नहीं पकड़ सका। सो ही रैन फास्ट बट कुड नॉट। क्योंकि ये पास्ट की बात है तो हम यहाँ कैन नहीं लगा सकते। कुड नॉट कैच द बस। उसने मेरी बात सुनी और वह मेरी प्रॉब्लम को समझ सका। अब इसमें भी एक दिन की बात हो रही है कि एक दिन वो कोई काम नहीं कर सका, और इसमें भी एक ही दिन की बात हो रही है लेकिन इसमें वो काम को कर सका। तो जब पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को एक बार कर सका तो उसके लिए कुड नहीं यूज़ करते हम। ये सेंटेंस देखिए, ही लिसन्ड टू मी। लिसन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, बिना टू के लिसन यूज़ नहीं होता। ही लिसन्ड टू मी, मेरी बात के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसने मुझे नहीं, मुझे सुना। ही लिसन्ड टू मी एंड देन ही, अगर हम यहाँ लिखते हैं देन ही कुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम तो ये गलत है। देन ही वॉज एबल, ये वॉज एबल का मतलब भी कुड ही होता है, यानी ही वॉज एबल का मतलब वो समर्थ था टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम को समझने में समर्थ था। अगर हम कुड यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? देन ओनली मीन्स ही लिसन्ड टू मी एंड देन ओनली। जब ये देन ओनली इकट्ठा आता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाता है, इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। हालांकि हम क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये रूल है कि जब कोई व्यक्ति पास्ट में किसी काम को एक बार कर सका, नहीं कर सका में तो कुड यूज़ कर सकते हैं। कर सका, अगर आपने सिंपल सेंटेंस लिखना है तो कुड नहीं लिखेंगे, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। और अगर आपने उसमें कुड यूज़ करना ही है तो सिर्फ यही तरीका है, एंड देन ओनली, और वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में। देन ओनली कुड ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वो तब जाकर मेरी प्रॉब्लम को समझ सका। तो ये रूल ध्यान रखिएगा। तुमने पैसों की कमी के कारण दवा नहीं खरीदी, तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे। अब ये पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है कि ये काम हो सकता था या नहीं हो सकता था। तुम मुझे बता सकते थे मतलब तुमने मुझे बताया नहीं, तो उसके लिए कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब देखो यहाँ पर भी सकता था आ रहा है सॉरी, यहाँ पर भी सकता था आ रहा है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर वो किसी काम को बार बार कर सकता था, और यहाँ सिर्फ एक बार एक सिचुएशन के बारे में सोचा जा रहा है कि पास्ट में ये काम भी तो हो सकता था जो नहीं किया गया। तो तुम मुझे बता सकते थे, यानी तुमने नहीं बताया। सो यू डिड नॉट बाय द मेडिसिन फॉर वॉन्ट ऑफ मनी। फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है के अभाव में, की कमी के कारण। फॉर वॉन्ट ऑफ मनी यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, तुम मुझे इसके बारे में बता तो सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तो जब भी हम पास्ट के किसी एक समय के, एक दिन की बात सोच रहे हैं कि ये काम हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो उसमें कुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। ही कुड नॉट बी एबल टू टेल अ लाई इन द कोर्ट। कुड और बी एबल टू का मतलब एक ही होता है, ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं, तो यहाँ पर हमें बी एबल टू की ज़रूरत नहीं है। ही कुड नॉट टेल अ लाई इन द कोर्ट। आई कुड नॉट हेल्प टू आस्क द टाइटल ऑफ दैट बुक। कैन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने एक रूल करा था, कांट हेल्प, उसके बाद हमेशा आईएनजी यूज़ होता है। ये वही रूल है, सिर्फ कैन की जगह कुड है, यानी जब हमने पास्ट की बात करनी है। सो आई कुड नॉट हेल्प के बाद आईएनजी आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। आई कुड नॉट हेल्प आस्किंग द टाइटल ऑफ दैट बुक, यानी मैं उस बुक का टाइटल पूछे बिना नहीं रह सका। आई आस्क्ड माई फ्रेंड कुड यू हेल्प मी। इंग्लिश में ये रूल हमेशा के लिए याद रखिएगा।
कि एक ही सेंटेंस का सेकंड पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता। ये सुनने में हमें भले ही क्वेश्चन लगे, लेकिन ये हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़। पहली बात तो जब कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो बीच में कनेक्ट करने के लिए इफ़ आता है। सॉरी। अब हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक तो हम खुद हैं और एक फ्रेंड है। तो यू किसी के लिए भी नहीं आएगा, फ्रेंड हमारे लिए ही है। यू तो हम तब बोलते हैं जब वो हमारे सामने खड़ा है। यहाँ तो हम लिख रहे हैं, हमारे सामने तो खड़ा ही नहीं, तो फ्रेंड के लिए क्या आएगा, ही या शी। सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, पहली बात यहाँ पर इफ़ ये पहले आएगा, ही ये कुड बाद में चला जाएगा। इफ़ ही कुड हेल्प मी। वाई डिड यू रिमेन हंग्री, तुम भूखे क्यों रह गए। यू कुड ईट सम फ्रूट्स, तुम कुछ फल खा सकते थे। अब ये देखो, ये वाला रूल है कि पास्ट के बारे में किसी को एक राय दी जा रही है कि तुम ऐसा भी तो कर सकते थे जो तुमने नहीं किया। तो यू कुड हैव ईटन सम फ्रूट्स। ही स्टार्टेड शाउटिंग, देन ओनली ही कुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। उसने शुरू कर दिया चिल्लाना, तब जाकर वो लोगों का ध्यान खींच पाया। अब ये वाला रूल है। मैंने आपको बताया था कि जब आप देन ओनली लिखोगे तो पीछे सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। हालांकि हम क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहे, लेकिन ये इसका रूल है। तो ये होना चाहिए कि देन ओनली ही कुड को हम उल्टा कर देंगे, कुड ही अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। डिड द थीफ अरेस्ट एट द रेलवे स्टेशन, क्या चोर को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। सब्जेक्ट कौन है, चोर। काम है गिरफ्तार करना, जो कि सब्जेक्ट ने नहीं किया बल्कि सब्जेक्ट के साथ हुआ। तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, तो डिड और बी की आपस में बनती नहीं है। तो पैसिव वॉइस में डू डज डिड बिल्कुल हटा दिए जाते हैं। डू डज की जगह इज एम आर और डिड की जगह वॉज या वर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, थीफ। वॉज द थीफ अरेस्टेड एट द रेलवे स्टेशन। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ें तो इसका मतलब है कि क्या चोर ने गिरफ्तार किया, तो ये गलत है। यहाँ पर वॉज आना चाहिए और ये थर्ड फॉर्म। टू अरेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर अ थीफ, एक चोर के लिए अच्छा नहीं है क्या, गिरफ्तार करना नहीं, गिरफ्तार होना। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट, अगर कोई एक्शन कोई काम हमारा सब्जेक्ट है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये पैसिव वॉइस होना चाहिए क्योंकि चोर के लिए ये काम करना नहीं बल्कि ये काम होना अच्छी बात नहीं है। तो टू बी अरेस्टेड इज़ नॉट गुड फॉर अ थीफ। ही वॉन्ट्स टू बी कुकड फूड, वर्ब के बाद वर्ब आता है, ये भी हम सीख चुके हैं इन्फिनेटिव में, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। अब अगर वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब इसका कनेक्शन भी इसके साथ है और ये हमने पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है, यानी ये काम इसके साथ होगा। तो वो चाहता है कि उसको पकाया जाए, गलत है। खाना किसने पकाना है, इसी ने पकाना है, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू कुक फूड, वो खाने को पकाना चाहता है। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू अब्यूजिंग द सर्वेंट, तुम कितनी देर से नौकर को गालियाँ दे रहे हो। कोई भी काम कितनी देर से, कितने साल से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो रहा है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैव और बीन। तो इसका आंसर है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अब्यूजिंग द सर्वेंट। इफ़ यू वर अ नर्स यू वुड बी सर्विंग एनी पेशेंट, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। आप चाहें तो कंडीशनल्स वाले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें तीनों कंडीशनल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो इफ़ यू वर अ नर्स, अगर तुम एक नर्स होते आज अभी, तो यू वुड बी सर्विंग सम पेशेंट। सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद कभी भी एनी नहीं आता है, एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है। अगर यहाँ पर नॉट होता, यू वुड नॉट बी, तब तो ये ठीक था। तो यू वुड बी सर्विंग सम पेशेंट, यानी अगर तुम नर्स होते तो तुम किसी मरीज की देखभाल कर रहे होते, तो यहाँ पर सम आना चाहिए। ही इज़ टू फैट टू बी सिट ऑन अ स्मॉल चेयर, ये भी रूल हम सीख चुके हैं कि टी डबल और टू के बाद जो इन्फिनेटिव आता है इसका मीनिंग नेगेटिव होता है और इसका सब्जेक्ट भी यही होता है। तो वो इतना मोटा है कि वो एक छोटी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है।
बी के बाद फर्स्ट फॉर्म, खाली फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश में कहीं पर भी कोई भी रूल नहीं होता है। बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बन जाता है, या फिर आईएनजी आना चाहिए। यहाँ पर हमें ना तो पैसिव वॉइस चाहिए ना आईएनजी चाहिए, क्योंकि ये काम इसने करना है, तो सीधे सीधे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। ही इज़ टू फैट टू सिट ऑन अ स्मॉल चेयर। तो ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। जब टी डबल ओ टू वाले सेंटेंसेस में एडजेक्टिव के बाद ये इन्फिनेटिव आता है तो इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। ये हम पहले भी पिछली बहुत सारी एरर्स में सीख चुके हैं। टू हैंग इज़ द ओनली पनिशमेंट फॉर सच अ क्रिमिनल। हैंग का मतलब एक तो होता है टांगना और एक होता है फांसी पे लटका देना। तो टांगना ही एकमात्र सज़ा है फॉर सच अ क्रिमिनल, ऐसे अपराधी के लिए। वो किसको टांगेगा? जैसे हमने ऊपर ये सेंटेंस किया था ना, टू अरेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर अ थीफ। चोर के लिए अच्छा नहीं है गिरफ्तार करना, नहीं गिरफ्तार होना, तो वो पैसिव वॉइस था। बिल्कुल वैसी ही गलती यहाँ पर भी है कि अपराधी के लिए एकमात्र सज़ा ऐसी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा, किसी ने बहुत ज़्यादा खराब अपराध किया होगा तो जिसके लिए कहा जा रहा है कि फांसी पे टांगे जाना ही एकमात्र सज़ा है ऐसे क्रिमिनल के लिए, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। टू बी हैंग्ड, हैंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दो होती हैं, एक होता है हैंग, हंग, हंग, और एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। डी फॉर डेथ। तो अगर किसी व्यक्ति को टांगना है तो डी वाला लगाना पड़ेगा। हंग थिंग्स के लिए आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे THING, थिंग के एंड में जी आता है तो वो हंग, जिसके एंड में जी आता है वो चीज़ों के लिए आता है, और जिसके एंड में डी आता है हैंग्ड, तो उस डी का मतलब है डेथ, यानी वो व्यक्ति के लिए आता है। यदि आपने एक याद रख लिया डी वाला तो आपको हंग समझ में आ जाएगा कि वो वस्तुओं के लिए आता है। तो हैंग की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दो होती हैं, हैंग, हंग, हंग, एंड हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो यहाँ पर हम हंग नहीं लिख सकते। टू बी हैंग्ड इज़ द ओनली पनिशमेंट फॉर सच अ क्रिमिनल, ऐसे क्रिमिनल के लिए फांसी पे टांगे जाना ही एकमात्र सज़ा है। इफ़ शी विल नॉट लर्न द लेसन शी विल फेल। कंडीशनल्स हम कर चुके हैं, हमें मालूम है कि इंग्लिश में वैसे भी दोनों तरफ सेंटेंस के विल नहीं आता है, एक तरफ प्रेजेंट टेंस आएगा, इसमें आएगा। जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस आएगा, तो पहले तो ये होगा, फेल तो वो बाद में होगी, पहले उसको लेसन याद करना है। सो इफ़ शी डज नॉट लर्न द लेसन शी विल फेल। शी वॉज सो डिस्टर्ब्ड टू स्लीप। जब हमने पीछे टू प्लस लगा दिया तो यहाँ भी TOO2 लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सो लगाएंगे तो हमको लंबे मेथड से सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि शी वॉज सो डिस्टर्ब्ड दैट शी कुड नॉट स्लीप। तो यहाँ पर टू प्लस है तो हम यहाँ पर TOO2 कर देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। शी वॉज टू डिस्टर्ब्ड टू स्लीप, यानी वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी कि वो सो नहीं पाई। सो आई होप आपको कुड के बारे में भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। पुरानी एरर्स को थोड़े समय बाद रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स भूल जाते हैं, वही गलतियाँ बार बार हो जाती हैं। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इसी तरह की एरर्स आती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत रिपीट किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।